The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज के एक और शानदार चैप्टर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप बाजू में अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ सकते हैं, आप खुद नोटिस करेंगे कि पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही सिंपल मतलब होता है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन को एज अ कॉन्सेप्ट देखें तो फंडामेंटली ये फ्लोज से डील्स करता है। अब ये कौन से फ्लोज होते हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन डील करता है? यहां पर हमें 4 फ्लोज देखने को मिलते हैं जिन्हें बहुत सिंपली आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, जो है पिक, PICC। सबसे पहले आइडियाज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ आप सोचते हैं तो वो चीज आपके पास तक रहती है, आप पूरी दुनिया तक अपने आइडियाज को पहुंचा सकते हैं। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, सारी चीजें एक समय आइडियाज थे और आज ये आपको एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। साथ में कैपिटल मतलब हम मनी वगैरह की बात कर रहे हैं, वो भी हम इधर से उधर ट्रांसफर वगैरह करते रहते हैं। कमोडिटीज, इंडिया में जितना भी मटेरियल आप यूज करते हैं, गुड्स वगैरह आप यूज करते हैं, जरूरी नहीं सब कुछ मेड इन इंडिया हो, दुनिया से इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है और लोग भी इधर से उधर मूव करते हैं बेटर लाइवलीहुड्स की तलाश में। आपकी पहचान में, आपके रिलेटिव्स में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो इंडिया से बाहर कहीं पर होगा, या तो वो पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो 4 फ्लोज हैं। पिक, पी से आप याद करेंगे पीपल, आई से आपका हो गया आइडियाज, और जो डबल सी है, एक से कमोडिटीज और एक से कैपिटल। ऐसे निमोनिक्स वगैरह याद कर लेते हैं ना तो बाद में हम भूलते नहीं है। तो बहुत अच्छे से ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली फ्लो से डील करता है। यहां पर ग्लोबलाइजेशन में जो क्रूशियल एलिमेंट निकल कर आता है वो है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। जब भी क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स बताइए तो बच्चे एग्जाम में कुछ भी लिख कर आ जाते हैं। कंपोनेंट्स में जिन फ्लोज की हमने बात करी है वो फ्लोज ही आपको लिखना पड़ेंगे और नीचे जो मैं बता रहा हूं ये भी आप मेंशन करेंगे। आपने नोटिस करा होगा पूरी दुनिया अब कनेक्ट हो गई है। कुछ यूएसए में हो रहा है आपको पता चलता है, इंडिया में कुछ हो रहा है पूरी दुनिया को पता चलता है। सिर्फ पता नहीं चलता, हम उस चीज को महसूस भी करते हैं। एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू देखने को मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है लोगों का, गुड्स का, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे डायमेंशंस हमें देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, कल्चरल भी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक है या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल है, ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही अनइवन है। ऐसा नहीं है पूरे दुनिया पर सेम इम्पैक्ट आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। कुछ जगहों पे ज्यादा आ रहा है, कुछ जगहों पे कम आ रहा है, कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है, अलग जगहों पर अलग अलग इम्पैक्ट है, तो बहुत ही अनइवन है। तो 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो यही आंसर आप लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 2025 में भी आया है, 24 में भी, 23 में भी, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सारे ही कभी ना कभी आए हैं, लेकिन कुछ में हम जानबूझ के मेंशन भी कर देते हैं। और वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्यों है, इसके पीछे कॉजेस क्या हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फ्लोज लिख कर आ जाते हैं। तो ये गलती मत करिए, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट्स में से है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो एक बड़ा बहुत चेंज है, एक बहुत बड़ा कॉज है आज के ग्लोबलाइजेशन का, उसमें हम स्केल और स्पीड की बात करते हैं। स्पीड मतलब कितनी तेजी से हो रहा है, और स्केल मतलब किस लेवल पे हो रहा है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड वगैरह या लोग इधर से उधर अभी हो रहे हैं, ये तो हमेशा से हो रहे हैं। हमारे इंडस सिविलाइजेशन में भी ये देखने को मिलता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये चीजें कुछ नई नहीं है, ये पुरानी है। लेकिन आज के समय में जो नई चीज आ गई है वो है स्केल और स्पीड। तो हिस्ट्री में हमेशा से ग्लोबलाइजेशन रहा है, लेकिन आज का जो है वो एक बड़े लेवल पर हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है, और इसलिए इसे हम मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, और इसलिए ये डिफरेंट है। फिर दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में बहुत एडवांसमेंट आया है।
टेक्नोलॉजी तो भाई ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज अगर ये वीडियो भी आप देख पा रहे हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, ये वीडियो आप नहीं देख पाते। पूरी दुनिया से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन टेक्नोलॉजी अपने आप में इनफ नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, इधर से उधर चीजें कम्युनिकेट करने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन में कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आता है या फिर क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन में की रोल किसका है, तो टेक्नोलॉजी का है। लेकिन ये अकेला सिंगल कॉज नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, ये सारी चीजें जब आई तो इन्होंने ग्लोबल कम्युनिकेशन को बदल के रख दिया है। अब तो यार हम एक एक सेकंड में पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत चेंज हो गया है। अब आप आइडियाज वगैरह, कैपिटल वगैरह आराम से इधर से उधर कर सकते हैं। आपको यूएसए पैसे भेजना है, आप आराम से भेज सकते हैं। आपको वहां किसी से बात करना है, आप आराम से कर सकते हैं। तो अब लॉन्ग डिस्टेंसेस की जो प्रॉब्लम थी ना, वो ठीक हो चुकी है। रेड फॉन्ट में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। इवेल्युएट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। तो ये आप टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट वहां पर रखेंगे। फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरकनेक्शंस। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, दुनिया भी एक्सेप्ट करने लगी है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और इसलिए ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर दुनिया ये महसूस ही नहीं करेगी हम सब कनेक्टेड हैं, तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन ये अकेला नहीं है। एक रीजन है ना, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ये अकेले नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग ये रियलाइज करते हैं कि अब हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो किसी भी एक रीजन में भी अगर कुछ होता है तो पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चलता है। कहीं पर किसी भी मासूम बच्चे के साथ कुछ होगा तो आपको अपने देश में, अपने घर में बैठे बैठे भी दर्द महसूस होगा। तो यही है इंटरकनेक्टेडनेस। बर्ड फ्लू हो, सुनामी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो पूरी दुनिया भर को परेशान कर रही है, तो वहां पर भाई आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो किसी नेशनल बॉर्डर पे नहीं रुकती, वो दुनिया में फैलती हैं। कोविड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये कुछ चैलेंजेस पूरी दुनिया को बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस क्यों जरूरी है, और ये सारे रीजन से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए भैया वीडियो में बहुत मजा आ रहा है। आप इतना लिख देंगे ना तो YouTube इस वीडियो को आगे पुश करेगा, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। इस वीडियो को नंबर 1 रैंक कराना है और पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, एक्सप्लेन एनी 2 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। या फिर 2 से ज्यादा बता दीजिए, पॉजिटिव बता दीजिए, नेगेटिव बता दीजिए, या फिर और घुमा के पूछा जा सकता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन स्टेट की कैपेसिटी को हार्म कर रहा है या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट को प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम आंसर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। वेलफेयर स्टेट को मार्केट रिप्लेस कर रहा है, इसको एनालाइज करिए। ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आती हैं। पुरानी फंसना पक्का है, मैं बताया था, फिर से बता रहा हूं। कॉज का मतलब होता है कि कोई चीज क्यों हुई। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि इस चीज की वजह से क्या हो रहा है। तो कॉज मतलब इससे पहले जो हुआ जिसके कारण ये हो पाया, और इसके कारण जो हो रहा है वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने टेम्परेचर बढ़ाया दुनिया का तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, तो ये टेम्परेचर कॉज है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये कॉन्सिक्वेंस है। तो ये क्लियर रखना वरना कंफ्यूजन हो जाता है। चलो अब इस आंसर को देखते हैं, बहुत ही प्यारा आंसर है और ये आंसर मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे प्रीमियम नोट से, क्योंकि प्रीमियम नोट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में ना 3 एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं जो हमें पढ़ना पड़ेंगे। 3 चीजों की हम बात करेंगे। पहली चीज निकल के आती है कि भाई इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। यहां पर मैं अपने प्रीमियम नोट्स इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस आंसर में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जो हेडिंग्स हैं वही हेडिंग आपको लिखना पड़ेगी। तो पहला पॉइंट निकल के आता है इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। स्टेट मतलब यहां पर हम किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में क्या होता है, स्टेट जो कर सकता था, जो गवर्नमेंट कर सकती थी, वो अब शायद गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। पहले स्टेट का काम वेलफेयर का होता था। वेलफेयर मतलब क्या, लोगों का भला करना, उनकी मदद करना, डेवलपमेंट, ग्रोथ पर फोकस करना। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ट्रांजिशन आ गया है, तो वेलफेयर स्टेट बन गई है मिनिमलिस्ट स्टेट।
मिनिमलिस्ट स्टेट मतलब वही काम करो जो आपका कोर फंक्शन है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लॉ वगैरह बनाओ, उनको मेंटेन करो, सिक्योरिटी ऑर्डर सिटीजन में मेंटेन करो, तो मतलब जो आपके मेन फंक्शन है वो करो। ये मत बोलो कि हमको गरीबी मिटाना है, गरीबों का भला करना है या एक्स्ट्रा बहुत सारा वेलफेयर का काम करना है, ये सब आपका काम नहीं है। बहुत सारे वेलफेयर के फंक्शन है जो स्टेट पहले करता था, जिससे सोशल वेलबींग हो पाए, इकोनॉमिक वेलबींग हो पाए, लेकिन बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ये सारी चीजें अब स्टेट नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। मार्केट अब डिसाइड करता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मार्केट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। सोसाइटी में क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, मार्केट डिसाइड करता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं दुनिया भर में, तो अब क्या होता है, जो स्टेट की कैपेसिटी थी कि वो डिसीजन ले सकता है, कुछ कर सकता है, वो रिड्यूस हो गई है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेंगे पहले, उसमें इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला एस्पेक्ट निकल के आता है, नो रिडक्शन स्टेट कैपेसिटी, कि कोई रिडक्शन नहीं आया है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसके पॉइंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला बोला जा रहा है कि स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी अनचैलेंज्ड है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इसके पीछे रीजन ये है कि दुनिया कनेक्ट हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत भाईचारा बढ़ गया है। देशों के बीच में जो पुरानी राइवलरी थी, जो पुरानी दुश्मनी थी, पुराने जो भी कड़वे पास्ट रहा है, उसकी वजह से जो भी दिक्कतें रही हैं वो गायब नहीं हुई हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, जो पुरानी जेलिसीज या राइवलरीज हैं, नॉट सीज टू मैटर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से खत्म हो गई हैं, वो आज भी इंपॉर्टेंट है, आज भी मैटर करती हैं। इसलिए स्टेट का आज भी बहुत बड़ा रोल है। स्टेट आज भी अपने एसेंशियल फंक्शन करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है, वो नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और अगर वो कोई चीज प्रोवाइड नहीं करता तो वो अपनी मर्जी से नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट उसको फोर्स कर रहा है कि आप मत करो, गवर्नमेंट का मन नहीं है इसलिए गवर्नमेंट नहीं करता है, वो किसी और को सौंप देता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आज भी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट आता है, ये लाइन मत भूलना कि जो पुरानी जेलेसीज और राइवलरीज हैं वो दुनिया से खत्म नहीं हुई है, भले ही दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है। और इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट निकल के आता है, इंक्रीज्ड स्टेट कैपेसिटी। कई बार तो हमें ये देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ गई हैं, ग्लोबलाइजेशन वगैरह से बहुत सारी चीजें अब हमें पता चल रही हैं, तो कई बार तो स्टेट को आसानी होने लग गई है अपना काम करने में। अगर सिटीजन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना है, कोई भी लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छी पॉलिसीज बनाना है, तो अब स्टेट के पास बेटर ऑप्शन है। अब आज की डेट में अगर आपको पूरे इंडिया का कोई डेटा कलेक्ट करना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन वाला जमाना धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो काम करना अब आसान हो गया, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टेट को ग्लोबलाइजेशन से कई बार बहुत फायदा भी हो जाता है, और जितनी पावरफुल वो पहले थी उससे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और ऐसे करके आपके 3 पॉइंट्स, 3 एस्पेक्ट्स बनेंगे हमारे इसमें। नीचे आपके लिए मैंने आंसर भी डाल दिया है, अगर आपको आंसर लिखना है तो आप आंसर भी लिख सकते हैं हेडिंग बना के। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया कहां पर पीडीएफ मिलेंगे फंसना पक्का है सीरीज के। बहुत जल्दी सारे पीडीएफ हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के वेबसाइट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे फंसना पक्का है सीरीज के। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस वगैरह में एनरोल करते हैं 1.0 या फिर 2.0, तो ये पीडीएफ्स आपको एकदम फ्री मिलेंगे हमारे लाइव बैचेस के साथ। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बता दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जब भी हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सोचते होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये व्यू ना बहुत ही लिमिटेड है। हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कौन रोल प्ले कर रहा है, कितने एक्टर्स हैं, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, कौन पॉजिटिव साइड है, कौन नेगेटिव साइड है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है तो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। हम बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हैं। तो इतने छोटे से में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हमें नहीं समझना चाहिए। अलग अलग ग्रुप कंट्रीज की बात करके इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हम समझते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, जितने भी इकोनॉमी रिलेटेड फ्लोज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रेड वगैरह बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ जाएगी, आइडियाज वगैरह शेयर होंगे, लोग वगैरह इधर से उधर जाएंगे।
तो जो भी ऐसी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो इंक्रीज होने लग जाता है पूरे वर्ल्ड में उसकी इंटरकनेक्टेडनेस। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बाय चॉइस होती हैं। आप किसी और देश जॉब करने जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ चीजें आप पर थोपी जाती हैं। जो स्ट्रॉन्ग नेशन होते हैं या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे, ये अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करते हैं कि आप ट्रेड करो, टैक्स वगैरह कम करो, तो कुछ चीजें थोपी भी जाती हैं आपके ऊपर। इसलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट सबके लिए एकदम सेम नहीं रहते। ग्लोबलाइजेशन ने भाई पूरी वर्ल्ड वाइड ट्रेड को इंक्रीज कर दिया है। अगर हम कमोडिटीज की बात करते हैं, इंडिया में आपको जापान के, आपको यूएसए के, आपको रशिया के, चाइना के, हर एक कंट्री के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी कंट्रीज हैं उनने इंपोर्ट बैरियर्स कम करे हैं, टैरिफ्स वगैरह को कम किया है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह को कम किया है, जिससे फॉरेन गुड्स अब इजीली मार्केट में आ जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सचेंज तो भाई इंक्रीज हो रहा है, ये चीज हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। मार्केट ओपननेस बढ़ रहा है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। कैपिटल मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन था पैसा इधर से उधर करने में, उसमें भी अब हमें राहत देखने को मिली है। अब जो भी इन्वेस्टर्स हैं रिच कंट्रीज के, वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज से उन्हें उम्मीदें रहती हैं कि बाद में बहुत एक्स में हमें रिटर्न मिलेगा, और खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज रहती हैं उन पे जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है कि पैसा मिल गया, वो भी डेवलप हो सकते हैं, तो दोनों को अपना अपना प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो वो प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं और गरीब कंट्री कॉम्पीट करती है इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप हमारे पास आके इन्वेस्ट करो, जिससे उनको भी पैसा वगैरह मिल जाए। आइडियाज जो हैं वो ऑब्वियसली लोगों से ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ज्यादा तेज ट्रेवल करते हैं। आइडियाज को इधर से उधर करना बहुत आसान काम है। इंटरनेट है, कंप्यूटर सर्विसेज है, इन्होंने भाई नॉलेज और कम्युनिकेशन को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज वगैरह इधर से उधर होते हैं, लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों के इधर उधर होने को रोका जाता है। और कैसे रोका जाता है? स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसीज के थ्रू। अब अगर एक देश के पूरे लोग दूसरे देश चले जाएंगे तो वहां के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, वहां के देश के लोगों को खाने पीने में दिक्कत आने लगेगी। तो इसलिए स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसीज होती हैं, इससे लोगों के आने जाने को रोका जाता है। पावरफुल कंट्रीज अपने वीजा वगैरह का बहुत यूज करती है, सबको आसानी से नहीं देती है कि आइए रहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ग्लोबलाइजेशन पे जो लोगों के व्यूज है ना, वो बहुत शार्पली डिवाइडेड है। जो क्रिटिक्स हैं, जो बुराई करते हैं, वो तो इसको रिकॉलोनाइजेशन बोलते हैं। उनका कहना है कि भैया ये एक तरीके से हमें फिर से कैप्चर किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री है वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। इन लोग डिमांड करते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स। सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब क्या होता है? 2 मार्क्स में आ सकता है। आपने मिड डे मील का नाम सुना है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट राशन वगैरह प्रोवाइड करती है। मतलब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिनसे हम गरीब लोगों का प्रोटेक्शन कर सके, वरना ग्लोबलाइजेशन तो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। तो इन चीजों को हम सोशल सेफ्टी नेट्स में इंक्लूड करते हैं। लेकिन इनका यह भी कहना है कि ये इनफ नहीं है, इनसे सब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इनका कहना है जो हम पर ग्लोबलाइजेशन थोपा जा रहा है ना, इस ग्लोबलाइजेशन को रोका जाए। जो लोग सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, उनका कहना है कि भाई ग्लोबलाइजेशन तो हमेशा से है, इसको आप रोक नहीं सकते, आपको रोकना भी नहीं चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा लॉजिकल इसको बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। मॉडरेट्स लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को आप बैलेंस करो, और सबका ये कहना है सपोर्टर्स का कि ग्लोबलाइजेशन से ना ग्रोथ वगैरह बढ़ती है, और अगर इसको सही से रेगुलेट किया जाए तो सबको इससे बेनिफिट मिलता है। एनालाइज द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग नेशन। ये आंसर अभी हमने ऊपर देखा थोड़ा बहुत, इसलिए मैं बताता हूं आपको फिर से। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। बाहर की कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करती है क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट देखने को मिलता है और आपको भी कैपिटल मिल जाता है। तो इससे क्या होता है? इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज इंप्रूव होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज को तो बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत सारा शेयर का प्रॉफिट ये ले जाते हैं, लार्ज शेयर में लंबा चौड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो लोकल वर्कर्स हैं उन्हें इतना कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो जाती है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो करता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनकम बढ़ती है लोगों की। लेकिन जो स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्रीज है ना, वो सफर करती हैं। क्यों करती हैं? बाहर से बहुत कॉम्पिटिशन आ जाता है। तो जब कॉम्पिटिशन आता है उसके लिए आप रेडी ना रहो, दिक्कत होती है। बहुत सस्ता माल आ जाता है क्योंकि बाहर बहुत मास लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे कॉस्ट उतना कम होता है। तो इन्हें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है क्योंकि चीपर इंपोर्टेड गुड्स मार्केट में आ जाते हैं।
कैपिटल और गुड्स का मूवमेंट बहुत फास्टर हो गया है, बहुत ही वाइडर हो गया है, लोग इतना नहीं जा पाते हैं, लेकिन बाकी चीजें तो बहुत तेजी से, बाकी फ्लोज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया वीजा पॉलिसीज वगैरह आ जाती हैं तो लोगों का मूवमेंट इतना आसान नहीं हो पाता है, डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह को बचाने के लिए वीजा पॉलिसीज लाते हैं, लेकिन कैपिटल आइडियाज वगैरह तो फटाफट यहां से वहां जा रहे हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्लोबलाइजेशन की डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सेफ्टी नेट्स की बात करता है, कोई फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है, तो सभी के अपने अपने पॉइंट हैं। एक बार पहले ही मैंने आपको बता दिया है, इसलिए फिर से ये पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा हूं। इवेल्युएट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम ग्लोबलाइजेशन के थोड़े कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि कल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कोई भी अगर ये सोचता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमी में देखने को मिलता है तो सरासर गलत है। ग्लोबलाइजेशन हमारी पर्सनल लाइफ को भी इंपैक्ट करता है, हमारी सारी चॉइसेस को इंपैक्ट करता है। आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी थिंकिंग कैसी है, हर एक चीज पर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक डीपली सोशल और कल्चरल प्रोसेस भी है, हमें इस साइड भी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। एक जो मेजर कल्चरल इंपैक्ट हमें ग्लोबलाइजेशन का देखने को मिलता है वो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। मोमो से याद रखिए, मोमो व्हाइट रहता है, एक यूनिफॉर्म कलर में रहता है, तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी हमें एक यूनिफॉर्म देखने में मिलता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक जैसा। होता यह है ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट करती है। हम सोचते हैं कि जब दुनिया आपस में कनेक्ट करेगी तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे, एक ऐसा कल्चर बनकर हमारे सामने आएगा जो एक जैसा होगा, सब उसको फॉलो कर रहे होंगे, एक यूनिफॉर्म कल्चर आएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म कल्चर के नाम पर हमें वेस्टर्न कल्चर देखने को मिल जाता है, स्पेसिफिकली यूएसए का कल्चर हमें देखने को मिल जाता है। रीजन क्या है, यूएसए एक सुपर पावर है, वो पूरे दुनिया को डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने देखा होगा इंडिया में भी हम देखते देखते वेस्टर्न होते जा रहे हैं, जो यूएसए वाले फॉलो करते हैं ले देके हम भी वही फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये वही बोला गया है कि एक सबसे बड़ा कल्चरल इंपैक्ट है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जहां पर मैनी सोसाइटीज एक जैसा दिखने लग जाती है, एक जैसी हरकत करने लग जाती हैं। लेकिन ये कोई ट्रू ग्लोबल कल्चर नहीं है कि कोई ग्लोबल नया कल्चर आ गया है, बट मोस्टली हमें वेस्टर्न कल्चर ही देखने को मिल जाता है, खास तौर पर अमेरिकन कल्चर। तो भाई ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे लोकल जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको खतरा पहुंचता है। अमेरिकन लाइफस्टाइल पूरे ग्लोबल प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करती है। जो आप करते हो, आप वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने की कोशिश करते हो। जैसे मुझे तो पिज्जा बर्गर खाना है, मुझे तो ब्लू जीन्स पहनना है, तो हम पूरा अमेरिकन कल्चर फॉलो करने लग गए। ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर बताता है। हार्ड पावर वगैरह जैसे मिलिट्री वगैरह आ गया, ये सॉफ्ट पावर है, कोई मिलिट्री का यूज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया को यूएसए इन्फ्लुएंस कर रहा है। और खास तौर पर जो वीकर सोसाइटीज रहती हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। और इससे क्या होता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, एक पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर है, कहीं ना कहीं वो हार्म होने लग जाते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी है उनका कल्चर एक दाग छोड़ जाता है लेस पावरफुल सोसाइटी के ऊपर, उन्हें इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि भाई ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता जा रहा है और इससे ना हमारी सोसाइटी अमेरिकन ड्रीम और मैकडोनल्डाइजेशन, या आपके एनसीईआरटी में भी टर्म आता है, मतलब कुल मिला के यूएसए का जो बिहेवियर है, जो उसका काम करने का तरीका है और वहां की इकोनॉमी जिस तरीके से चलती है, हम भी उसको बिल्कुल फॉलो करने लग गए हैं। तो जो रिच कल्चर हेरिटेज है दुनिया भर में वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है और पुअर कंट्रीज को भी अफेक्ट कर रहा है और पूरी ह्यूमैनिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो जो एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है ना, इसे बहुत ही हार्मफुल नजरिए से देखा जाता है कि भाई ये चीज सही नहीं है। लेकिन यार जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की खासियत यही है कि हम ऐसे ऐसे जाते जाते एकदम से ऐसे हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में भी हमने देखा स्टेट की कैपेसिटी जा रही है, फिर हमने बोला नहीं बिल्कुल नहीं जा रही है, फिर हमने बोला जा नहीं रही है भैया और बढ़ रही है। तो ऐसे ही इसमें कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन सिर्फ नेगेटिव रहेगा, कई बार हमें देखने को मिलता है कि इसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं। देखिए जितने भी कल्चर्स होते हैं ना, वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते ही करते हैं। कोई भी कल्चर ऐसे कोने में छुप के नहीं बैठ सकता, हर कोई इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का कल्चर हजारों सालों से सेम है, वो भी समय के साथ बदला है। तो कल्चर वगैरह इवॉल्व करते रहते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। कई बार ये इन्फ्लुएंसेस के चक्कर में हमारी चॉइसेस और बढ़ जाती हैं, रिप्लेस नहीं होती।
ऐसा नहीं है कि जो आप खा रहे थे वो आपसे छीन लिया, कुछ नया आपको दे दिया। आप वो भी खा सकते हैं, नया भी खा सकते हैं। आपकी बुक में बोला गया है मसाला डोसा, बर्गर, ये कोई एक दूसरे के रिप्लेसमेंट थोड़ी है, दोनों आपकी चॉइस में ऐड हो गए। आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। और कई बार तो क्या होता है, हमारा कल्चर और इंप्रूव कर जाता है। तो देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है। फिर बोला गया है जैसे जीन्स को लोग खादी कुर्ता के साथ पहनने लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कल्चर और ज्यादा यूनिक डिस्टिंक्ट बन जाता है, उसमें नए फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं। तो आप अमेरिका भी अगर जाएंगे, वहां भी लोग अपने जीन्स के साथ कुर्ता पहनते हैं, इंडिया में लोग कुर्ते के साथ जीन्स पहनते हैं। तो कल्चर एक दूसरे को भी इंपैक्ट करता है। तो कई बार जब ये हमें देखने को मिलता है ना कि जो कल्चर वगैरह है वो और डिस्टिंक्ट और यूनिक हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल हीट्रोजेनाइजेशन। होमो मोमो वाइट सेम याद रखना, उसका उल्टा हीट्रोजेनाइजेशन। और याद रखिए कल्चरल इन्फ्लुएंस कभी भी वन साइडेड नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया को करता जाएगा इन्फ्लुएंस और हमारा इन्फ्लुएंस नहीं जाएगा। हो सकता है वो पावरफुल है तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस भी उन तक जाएगा। कल्चर कभी भी वन साइडेड इन्फ्लुएंस नहीं रखता है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चरल हिट्रोजेनाइजेशन। तो ये तो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कल्चर सिमिलर या फिर यूनिफॉर्म होने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई ग्लोबल कल्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल कल्चर के नाम पर हमें वेस्टर्न और अमेरिकन कल्चर का इंपोजिशन देखने को मिल रहा है। ये वर्क कैसे करता है भाई, ये यूएसए हेजेमनी, यूएस हेजेमनी मतलब यूएसए का जो पूरा डोमिनेंस है, उसकी सुपर पावर का जो डोमिनेंस है, उसके चक्कर में ये हर जगह फैलता है। उसकी सॉफ्ट पावर है, तो इससे हम बर्गर खा रहे हैं, ब्लू जीन्स पहन रहे हैं, हॉलीवुड देख रहे हैं, फास्ट फूड एक्सेट्रा। तो पूरे दुनिया को ना ये वेस्ट मॉडल की तरह बना देता है। ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है। हीट्रोजेनाइजेशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ट्रेंड होता है, जहां पर कल्चर और डाइवर्स और डिस्टिंक्टिव बन जाते हैं। ये जब होता है जब सोसाइटी बाहर के कल्चर को एक्सेप्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने कल्चर को रिप्लेस कर लिया, पर एक नया ब्लेंड हमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, जीन्स खादी कुर्ता हो गया, मसाला डोसा हो गया, बर्गर के साथ आप जो खाना है वो खा सकते हैं। और कल्चरल एक्सचेंज कभी भी वन वे नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वो वन वे होगा, ज्यादातर वो दो तरफा होता है। तो वो एक चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबलाइजेशन हैज शिफ्टेड पावर फ्रॉम नेशन स्टेट टू ग्लोबल कंज्यूमर्स। ये तो हमें देखने को मिल रहा है, पावर जो है वो कंट्री से थोड़ी छिन रही है और ग्लोबल कंज्यूमर्स की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो आर्ग्यूमेंट बताइए, हम दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। पहला आता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अब वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें कहां इन्वेस्ट करना है। आप उनको नहीं बता सकते, ज्यादातर वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो नेशन स्टेट्स मतलब जो ये हमारी कंट्रीज बन गई, जो गवर्नमेंट है, इनकी इकोनॉमिक कंट्रोल वाली पावर इनसे छीनने लग जाती है। क्योंकि भाई अब मल्टीनेशनल कंपनीज का डोमिनेशन आ गया है, तो भाई मार्केट पे अपनी रिसोर्सेज पे जो इनका पहले दबदबा था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ग्लोबल कंज्यूमर्स ही ट्रेड और प्रोडक्शन को शेप करते हैं, क्योंकि भाई यहीं से हमें डिमांड वगैरह देखने को मिलती है। जो लोग पहनना चाहेंगे, जो लोग खाना चाहेंगे, जो आप कंज्यूम करना चाहोगे, वही तो प्रोड्यूस करा जाएगा ना, वही तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जाएगा। तो लोग बताते हैं आज के समय में भाई कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरे मार्केट को वही रन करते हैं। तो जिस चीज की जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से भाई मार्केट बिजनेस वगैरह चलते हैं। तो लोकल बिजनेसेस को, मार्केट को ये सारी चीजें इंफ्लुएंस करती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इकोनॉमिक पॉलिसीज पूरे दुनिया भर में इंफ्लुएंस करते हैं। तो ये जब इंफ्लुएंस करते हैं तो ये बहुत पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आते हैं कि आप टैरिफ हटाओ, रूल्स रेगुलेशन कम करो। तो इस चक्कर में जो स्टेट की ऑटोनॉमी, जो फ्रीडम थी, वो डिसाइड कर सकते थे, ये चीजें उनसे छिन रही है और ग्लोबल मार्केट्स को और कंज्यूमर्स के पास अब ज्यादा पावर आ रही है। कल्चरल प्रेफरेंसेस भाई कंज्यूमर के अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को और लाइफस्टाइल को। जो आप कंज्यूम करना चाहोगे, जैसा कि मैंने चाहा, उस हिसाब से ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जीन्स खादी कुर्ता का एग्जांपल आ सकता है कि अब लोग बताते हैं उनको क्या चाहिए और उस हिसाब से मार्केट उनके लिए वो लेकर आता है, क्योंकि लोगों को चाहिए सामान और चीजें और मार्केट को चाहिए पैसा। तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना लेन देन करते रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क, क्योंकि हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं, उसमें से कोई भी 4 आप मेंशन कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे नहीं भी बनता है तो ऐसा नहीं है कि मैं आंसर लेकर नहीं आया हूं, ये आंसर है हमारा, ये ऊपर आंसर हो गया, ये हमारा नीचे आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है और ये भी आपको होमवर्क है
इवेल्युएट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेस में हमने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में स्टेट अब ज्यादा अच्छे से पॉलिसीज बना पाता है, ज्यादा जल्दी डेटा कलेक्ट कर पाता है, ये पॉजिटिव हो गया। इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा। कल्चर में हमने पढ़ा हमारी चॉइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो कोई भी 3 बेनिफिट्स, कोई भी 3 पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे नहीं बनेगा भाई तो हम तो लेकर आए हैं, पर खुद लिखने की कोशिश करना है ना, खुद लिखोगे तो बनेगा। एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। लोग ग्लोबलाइजेशन को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आंसर आपका आएगा। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। इसको दुनिया भर में बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। जो लेफ्ट विंग वाले मतलब कौन होते हैं? सोशलिज्म कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, गवर्नमेंट के ज्यादा रोल की बात करते हैं, मार्केट इकोनॉमी वगैरह को इतना सपोर्ट नहीं करते, कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। और इसके एकदम उल्टा जो कैपिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केट फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट का रोल एकदम लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, वो राइट वाले कहलाते हैं। तो याद रखना, लेफ्ट मतलब गवर्नमेंट का रोल, वेलफेयर, राइट मतलब गवर्नमेंट का कम रोल और मार्केट इकोनॉमी ज्यादा हो, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन हो। तो जो लेफ्ट विंग वाले हैं भाई वो क्या बोलते हैं कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है ना, कि भाई हर तरफ आप बोल रहे हो गवर्नमेंट का रोल कम कर दो, ट्रेड वगैरह करो और बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी सब डिसाइड करेगी, तो इससे अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं और स्टेट वीक हो जाती है, तो वो गरीबों का भला नहीं कर पाती, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। जो राइट विंग के क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि सबसे पहले तो स्टेट वीक हो रहा है ना, ये इसका डर इनको भी है, लेकिन इन लोग जो मेन क्रिटिसिज्म करते हैं उसके पीछे कुछ अलग रीजंस हैं। ये क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंस। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, एक कंट्री आत्मनिर्भर होना चाहिए, ज्यादा इंपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म, हमें अपनी कंट्री को बचाना है, हमें अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है, तो अच्छे पॉलिसीज वगैरह होना चाहिए, लोगों को भी बचाना है, कल्चर को भी बचाना है, सारी बातें करते हैं। और साथ में वही जैसा मैंने कहा कल्चरल डैमेज की बात करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की बात में आप क्या बोल सकते हैं? जैसे इंपोर्ट वगैरह कम करो, टैक्स वगैरह लगाओ, मार्केट में एकदम से कंपटीशन लेकर मत आओ। तो इकोनॉमिक साइड हमें लोगों को, अपने खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। ये ग्लोबलाइजेशन के कुछ चुनिंदा ऐसी चीजें हैं जिसके खिलाफ है, जैसे कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म या फिर इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, कि भाई ऐसा ना हो कि वेस्ट वाले पूरा हमको डोमिनेट करके कब्जा जमाने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि भाई पूरा ये वेस्टर्न इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म आ जाए, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इतनी पॉलिसीज लेकर आ जाए कि हमारी पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाए और रईस वेस्टर्न देशों का बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो बेसिकली इनके ये ज्यादा खिलाफ रहते हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये बोलना है कि ग्लोबलाइजेशन एक नए तरीके का इंपीरियलिज्म है। पहले इंपीरियलिज्म कैसा होता था? आप पे अटैक करा जाएगा, आपके लैंड को कैप्चर किया जाएगा। अब लैंड वगैरह को कैप्चर करने की जरूरत नहीं, आपको इतना डोमिनेट कर लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपसे प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो कई जन ग्लोबलाइजेशन को सीधा सीधा ये भी बोल देते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन वाले ग्रुप्स होते हैं ना, ये भी ग्लोबली कनेक्ट करते हैं, जिसके खिलाफ है उसी को यूज करके ये भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, साथ में मूवमेंट वगैरह करते हैं ना। तो इंटरनेशनल अलायंसेस वगैरह बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, जिसमें साथ में मिलकर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ ये बातें कर सके, है ना। तो इनका ग्लोबल लिंकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। इनका कहना है कि भाई लिंक वगैरह सब कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सिर्फ पावरफुल वेस्टर्न नेशन को ज्यादा फायदा हो और हमारी जैसी डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री बिल्कुल डूब के रह जाए। इसके इन लोग ये खिलाफ बात करते हैं। 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, जहां पर सारे मेंबर्स के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आए थे सिएटल में, हमारे यूएस में। और यहां पर हमें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। यह कहा जा रहा था कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स है ना, वो क्या करती हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को यूज करके अपने फायदे के लिए पॉलिसीज बनाती हैं, और सिर्फ डेवलपिंग जो वर्ल्ड है ना,
उनके बारे में नहीं सोचती, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में सोचती है, मतलब खुद के बारे में सोचती है। जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है ना। आज के समय में जिस तरीके से आप सिस्टम को इवॉल्व कर रहे हो, आप हमारे बेनिफिट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। वर्ल्ड सोशल फोरम ये अपने आप में भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। ये एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। कौन कौन आता है? एक वाइड कोलिजन देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट भी आते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी आते हैं, लेबर, यूथ, विमेन एक्टिविस्ट सब आते हैं। और ये किसे अपोज करते हैं? न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। जो ये नया टाइप का लिबरलाइजेशन देखने को मिल गया है ना, जहां बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, टैक्स टैरिफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए। इनका कहना है भैया आप डेवलप कंट्री तो प्रॉफिट कमा लोगे, कोई आपका कंपटीशन नहीं है, बट हमको आप ले डूबोगे। तो ये जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन है इसके खिलाफ ये बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग कहां हुई? पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में 2001 में, डेटा याद रखना। फोर्थ मीटिंग मुंबई में हुई 2004 में इंडिया में। और लेटेस्ट जो मीटिंग हुई वो हुई नेपाल में। अगर आपकी एनसीईआरटी में पुराना दिया है उसको ठीक कर लेना, फरवरी 2024 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंडियाज रोल इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, या इंडिया में क्यों हम ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते। एनालाइज एनी टू रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है लेकिन इंडिया की पर्सपेक्टिव से करी जा रही है तो ये आंसर आप लिखेंगे। तो भाई इंडिया में अलग अलग ग्रुप के लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट विंग वालों की बात करते हैं तो इन लोग भाई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। इनका कहना है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भाई सही नहीं है, बहुत दिक्कत है, गरीबों को नुकसान होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, फोरम्स के थ्रू, जैसे कि इंडियन सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम है, वैसे इंडियन सोशल फोरम भी है, इनके थ्रू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हमें देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के हों या फिर जो फार्मर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनियंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी ना बड़े ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करते हैं। किसके खिलाफ? मल्टीनेशनल के खिलाफ, कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह को एकदम परमिट नहीं दे देना चाहिए, इससे कंपटीशन वगैरह बढ़ता है, हमें हार्म होता है। अलग अलग तरीके की ये बात करते हैं। फिर भाई कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स हैं जिनका पेटेंट करा लिया गया है, जैसे कि नीम, अमेरिकन और यूरोप की फर्म्स ने पेटेंट कराया है। तो इंडिया को ये भी पसंद नहीं आता क्योंकि नीम जैसी ये चीजें तो हम कब से यूज कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेदिक में तो कितनी चीजें हम यूज करते हैं, तो आपने कैसे पेटेंट करा लिया, आपने अपना हक कैसे जमा लिया। और भाई अगर ग्लोबलाइजेशन के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमें लेफ्ट के साथ साथ पॉलिटिकल राइट वालों की तरफ से भी देखने को मिला है। राइट वालों को किस चीज से प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले तो भाई मेन मुद्दा यही है, जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं उससे इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे फॉरेन टीवी चैनल्स आ जाते हैं जो केबल प्रोवाइडर देते हैं, आप क्यों दे रहे हो? वैलेंटाइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जब स्कूल में जाती हैं तो गर्ल्स वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के क्यों जाती हैं, वो इंडियन क्लोथ्स पहन के क्यों नहीं जाती हैं? इससे इनको बहुत प्रॉब्लम है। तो इस चीज से इन्हें बहुत दिक्कत है स्कूल कॉलेजेस के यूनिफॉर्म वगैरह से भी। हाईलाइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ इंडिया। अच्छा, देखते हैं इंडियन कल्चर में ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट आया है। तो भाई देखो, एक तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं। आप इंडिया का भी एग्जांपल लिखना। देखो, आपका क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपके आंसर में एनसीईआरटी ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप मन से आंसर बहुत रेयरली ही लिखोगे क्योंकि मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी को देखकर बनती है। कोई एकदम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वहां पर आप मन से थोड़ा लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी हाईलाइट होगी। तो बर्गर, ब्लू जीन्स, फॉरेन एंटरटेनमेंट, आप सारे वहां पर लिख सकते हो कि भाई हमारे यूथ के प्रेफरेंसेस को ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का कीड़ा पड़ चुका है। फिर मैनी इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे पॉलिटिकल राइट हो गए जो अभी अपन इसके बारे में पढ़ा, इनको टीवी चैनल, वैलेंटाइंस डे, वेस्टर्न क्लोथिंग से बहुत प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज और आइडेंटिटी को हार्म पहुंच रहा है। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये तो नहीं बोला गया क्वेश्चन में कि सिर्फ नेगेटिव बताओ, ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। हमारा कल्चर और यूनिक और डिस्टिंक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, क्लोथिंग, म्यूजिक, फूड, थोड़ा ऐड करके आप लिख सकते हो। आप खादी और जीन्स, खादी कुर्ता और जीन्स का एग्जाम्पल डाल सकते हो। आप मसाला डोसा और बर्गर का एग्जांपल दे सकते हो कि चॉइसेस बढ़ गई हैं। तो ऐसे करके आप डाल सकते हो। देखो, हर चीज बुरी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बुरा भी हो गया। भाई
हमने जब यूरोपियन सिविलाइजेशन को देखा तो उन्हीं से तो हमने सीखा कि फ्रीडम क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, हमने अच्छी चीजें भी तो सीखी है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे बुरे ही इम्पैक्ट होते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, लेकिन यह है कि सब चीजें आंख बंद करके हम फॉलो नहीं कर सकते। फिर कल्चरल हिट्रोजेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया, यूनिक कल्चर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, खादी कुर्ता जीन्स वाला हो गया, यंग अमेरिका वाले भी ये फॉलो करने लग गए हैं, वो इंडिया से कुर्ता वगैरह ऑर्डर करते हैं, वहां पर भी बनते हैं और जीन्स के साथ पहनते हैं। तो ये 4 इम्पैक्ट आते हैं। आप मन से कोई और इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं। प्रीमियम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबसे शानदार नोट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के। ये वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करिए, अपने स्कूल ग्रुप्स में जरूर से शेयर करिए, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। आप हैं फ्यूचर टॉपर, साइनिंग ऑफ गुरु।